नमस्कार सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम के बारे में। ये 10th में चैप्टर नंबर 6 है और पढ़ते हैं। चलिए इसको। जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम वे क्रियाएं होती हैं जो किसी भी जीवधारी को जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं। ये क्रियाएं किसी भी जीवधारी को निर्जीव से अलग करती हैं। ये क्रियाएं जैसे वो क्रियाएं जो जीव नहीं करते हैं, जो सजीव करते हैं, वही जैव प्रक्रम होती हैं। जैसे गति करना, पाचन, श्वसन, जनन, उत्सर्जन, संतुलन और अनेक क्रियाएं ऐसे आदि क्रियाएं करते हैं। अनेक क्रियाएं ऐसे जीव करते रहते हैं। इन सभी क्रियाओं को सजीव ही करते हैं, निर्जीव नहीं करते हैं। तो इन सभी क्रियाओं के बारे में पढ़ना है और उन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे पोषण। यहाँ पे क्या है? पोषण। पाचन की जगह पर पोषण। पहले हम पढ़ेंगे पोषण। पोषण और पाचन लगभग सेम चीज़ें हैं, ठीक है। पोषण, जीवधारियों को पोषण क्या होता है? जीवधारियों को जीवित रहने के लिए उपापचयी क्रियाएं करनी होती हैं। जीवधारियों को जीवित रहने के लिए उपापचयी क्रियाएं करनी होती हैं। इन उपापचयी क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा इन जीवधारियों को पोषण के माध्यम से प्राप्त होती है। जीवधारियों को ऊर्जा पोषण के माध्यम से प्राप्त होती है। अब यहाँ पे टर्म आया है उपापचयी। इस क्रिया को समझना है कि बहुत जगह ये होता है उपापचयी। असल में इसकी इंग्लिश होती है मेटाबॉलिज्म। अब डॉक्टर कहते हैं तुम्हारा मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, इसलिए तुम्हारा स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। तो इन क्रियाओं का होना स्वास्थ्य सही रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उपापचयी क्रियाओं के बारे में उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी का मतलब उपचयी और प्लस अपचयी। उपापचयी को इंग्लिश में कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब उपचयी को कहते हैं एनाबॉलिक और अपचयी को कहते हैं कैटाबॉलिक। उपचयी क्रियाओं के बारे में थोड़ा समझते हैं। उपचयी क्रियाएं होती हैं निर्माणकारी क्रियाएं। उपचयी क्रियाएं होती हैं निर्माणकारी क्रियाएं। इनमें आवश्यक पोषक तत्वों से पदार्थों का निर्माण होता है। पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक है। आवश्यक पोषक तत्वों से पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे इस क्रिया में शामिल होगा प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, पाचन, क्योंकि पाचन में भी जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उससे तत्वों का निर्माण होता है, पाचन। और फिर आते हैं अब और अन्य भी क्रियाएं हैं इसमें इस प्रकार की। प्रोटीन संश्लेषण हमारे शरीर में राइबोसोम करता है। प्रकाश संश्लेषण ये पौधों में होता है। ये पाचन सभी सजीवों का लक्षण है। पाचन सभी सजीव करते हैं। विध्वंसकारी डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शंस। इन क्रियाओं में इनमें पोषक तत्व व पदार्थों का दहन होता है।
ठीक है। इनमें पदार्थों का दहन होता है यानी कि विध्वंस होता है। इसमें ऊर्जा, इस पदार्थों का दहन होता है और ऊर्जा मुक्त होती है, और ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। यानी कि जब इन पोषक तत्वों का और पदार्थों का दहन होता है तब ऊर्जा मुक्त होती है। इसके विपरीत यानी कि इसके उल्टा इस वाली उपचयी क्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब समझते हैं पोषण के चरण, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे पोषण के चरण। पोषण के चरण, पोषण के मुख्य 5 चरण होते हैं, मुख्य 5 चरण होते हैं। नंबर 1 है अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण, इंजेशन, दूसरा होता है पाचन, दूसरा होता है पाचन, दूसरा चरण है पाचन। पोषण का तीसरा चरण है अवशोषण, पोषण का तीसरा चरण है अवशोषण। और चौथा चरण है स्वांगीकरण, स्वांगीकरण एसिमिलेशन, स्वांगीकरण एसिमिलेशन। और लास्ट चरण है इसका, अंतिम चरण है उत्सर्जन, उत्सर्जन या एक्सक्रीशन, ठीक है। ये निम्नलिखित पोषण के 5 चरण होते हैं और इसी क्रम में छोटे से छोटे जीवाणु से लेकर बड़े से बड़े जीवों में ये पोषण के 5 चरण फॉलो करते हैं। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कि खा लेना, अंतर्ग्रहण का मतलब होता है खा लेना। जैसे रोटी को तोड़कर हम लोग मुंह में रख लेते हैं और खा लेते हैं, ठीक, तो वो अंतर्ग्रहण हो गया। अंतर्ग्रहण के बाद आता है पाचन, अंतर्ग्रहण के बाद आता है पाचन। पाचन में जब हम लोग खा लेते हैं तो उसको चबाते हैं, वहाँ से पाचन शुरू हो जाता है। चबाते हैं, उसमें लार मिलती है, लार के माध्यम से फिर हम लोग निगल लेते हैं, पेट में जाता है, तो ये सब पाचन के अंतर्गत आता है। पाचन में ही पोषक तत्वों को छांट लिया जाता है, एक तरफ से निकाल लिया जाता है, बाहर है। तो पोषक तत्वों को भोजन से पोषक तत्वों को बाहर निकालना। शरीर के अंदर भोजन ऐसे पचता है जैसे हम लोग किसी रजाई या कंबल से कूट करके उससे धूल बाहर निकालते हैं। वैसे ये डाइजेशन यानी पाचन जो होता है वो भी भोजन को मतलब उसकी लुगदी बना के और उसको महीन टुकड़ों में विभाजित करके उसमें से कुल मिलाकर उसमें से पोषक तत्वों को बाहर निकालना होता है, ठीक है। अवशोषण, अवशोषण में जो है, अवशोषण के अंदर पाचन, अवशोषण में इन्हीं पोषक तत्वों को, अवशोषण में इन्हीं पोषक तत्वों को एक विशेष अंग के द्वारा पोषक तत्वों को विशेष अंगों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। ये पोषक तत्व यही होते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और
मिनरल्स एवं जल, इन सभी को अवशोषित कर लिया जाता है एक विशेष अंग के द्वारा। फिर होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण को हम लोग संचयन भी कह सकते हैं। शरीर के अंदर पोषक पदार्थों का संचयन होता है, यानी इसी को स्वांगीकरण कहते हैं। जहाँ जिस भाग में ज़रूरत होती है पोषक तत्वों की, वहाँ पोषक तत्व पहुँचाए जाते हैं। उत्सर्जन, इसके बाद आता है उत्सर्जन। 5वां चरण है उत्सर्जन। उत्सर्जन में जो हानिकारक एवं अनावश्यक पदार्थ होता है उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो इसे उत्सर्जन। अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमने पोषण के 5 चरण समझे हैं: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे हमारे लिए पोषण क्यों ज़रूरी होता है। पोषण ज़रूरी क्यों है, या पोषण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो पोषण की आवश्यकता हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि पोषण की आवश्यकता हम लोगों को ऊर्जा की प्राप्ति के लिए करनी होती है। इसके अलावा भी पोषण के अन्य कार्य भी होते हैं। पोषण से पहले तो उपापचयी क्रियाओं के लिए ऊर्जा, पहला उपापचयी क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं पोषण के माध्यम से। दूसरा, वृद्धि के लिए अब कोई जीवधारी जो है जैसे जैसे उसका जन्म होता है उसी के अनुसार वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसकी वृद्धि के लिए भी पोषण की आवश्यकता होती है। फिर नंबर 3, टूट फूट की मरम्मत के लिए। टूट फूट की मरम्मत के लिए पोषण ज़रूरी होता है। तो यही कुछ उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए और जीवधारियों की वृद्धि के लिए, और जीवधारियों की वृद्धि के अलावा टूट फूट की मरम्मत के लिए। टूट फूट की मरम्मत का मतलब है जैसे किसी भी जीवधारी को चोट लग जाती है, उसके घाव भर जाते हैं, घाव भरना, या अंगों का पुनर्निर्माण। ठीक है, ये सभी पोषण की ऊर्जा से या पोषक तत्वों के माध्यम से ही होते हैं। अंगों का पुनर्निर्माण का मतलब जैसे छिपकली की पूंछ टूट जाती है और वो फिर से बड़ी होने लगती है, ये अंगों का पुनर्निर्माण होता है। ऐसे हमारे शरीर में भी नाखून होते हैं, बाल होते हैं, बराबर इनका निर्माण चलता रहता है। तो ये सब टूट फूट की मरम्मत के लिए होती हैं। पोषक तत्वों के बारे में, ठीक है, पोषक तत्वों के बारे में समझते हैं। पोषक तत्व वही हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। मुख्य रूप से 5 पोषक तत्व हैं। 5 पोषक तत्व हैं, ठीक है। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ये इनको कोशिकीय ईंधन, इनको कोशिका के ईंधन के रूप में जाना जाता है। ईंधन के रूप में जाना जाता है।
कोशिका के ईंधन के रूप में जाना जाता है। इनके दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, इनके दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है। दहन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा कार्बोहाइड्रेट बने किस चीज़ से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट बने किस चीज़ के होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, CH और O। तो इनके सूत्र में, यानी कि इनके सूत्र में इनका अनुपात 1:2:1 होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किसके मिलकर बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलकर बने होते हैं। इनमें इनका अनुपात 1, 2 और 1 होता है। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, तो कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सरल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट ये मीठे होते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट लिख देते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट और ये कार्बोहाइड्रेट। ठीक, सरल कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं और जल में विलेय होते हैं। ठीक है, ये जल में विलेय होते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट ये मीठे नहीं होते हैं। ये मीठे नहीं होते हैं। ठीक है, मीठे नहीं होते हैं, इसका मतलब कड़वे बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, मीठे नहीं होते। जैसे पानी होता है पीने में, न मीठा न खट्टा, कोई स्वाद नहीं होता है, वैसे इन जटिल कार्बोहाइड्रेट का भी कोई स्वाद नहीं होता है। ये जल में अघुलनशील या अल्प विलेय होते हैं। मतलब थोड़ा बहुत घुल भी सकते हैं और नहीं भी घुल सकते हैं। ठीक है, सरल कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं, जल में विलेय होते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते हैं और जल में अल्प विलेय या अघुलनशील होते हैं। अब आते हैं सरल कार्बोहाइड्रेट में 2 पॉइंट होते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट में 2 होते हैं। एक होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाईसैकेराइड। डाईसैकेराइड को हम लोग ओलिगो भी कहते हैं या ओलिगोसैकेराइड भी कहा जाता है। तो समझते हैं मोनोसैकेराइड और डाईसैकेराइड में क्या होता है। मोनोसैकेराइड, इसमें कार्बन के 6 अणु होते हैं। इसमें कार्बन के 6 अणु होते हैं। ठीक है, ये होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इनका फार्मूला, ठीक, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फार्मूला सेम होता है, C6H12O6 होता है। ठीक, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का ही फार्मूला C6H12O6 होता है। ग्लूकोज तो मतलब सबसे साधारण सरल कार्बोहाइड्रेट है, सबसे साधारण कार्बोहाइड्रेट। सभी जो है फ्रक्टोज, इसके अलावा और भी कार्बोहाइड्रेट अभी बताएंगे, वो सभी टूटकर किस में आते हैं? ग्लूकोज में। फ्रक्टोज फलों की शर्करा को, यानी फलों से जो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं उनको
फ्रैक्टोज कहा जाता है। अब आते हैं डाइसैकराइड या ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड वे होते हैं जिनमें 2 मोनोसैकराइड होते हैं, 2 मोनोसैकराइड होते हैं। तो 2 मोनोसैकराइड वाला कार्बोहाइड्रेट या शर्करा डाइसैकराइड कहलाता है। डाई का मतलब ही 2 होता है, ठीक है, जिसमें डाई लग जाता है। मोनो का मतलब 1 होता है, 1 चेन होगी 6 कार्बन की। डाई का मतलब 6 कार्बन की 2 चेन होती हैं। ये डाइसैकराइड के अंदर आते हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ठीक है। सुक्रोज होता है गन्ने की शर्करा, जो हम लोग चाय चीनी इसमें मिठाई में यूज करते हैं, गन्ने की शर्करा सुक्रोज कहलाती है। माल्टोज ये होती है अनाज वाली शर्करा, यानी कि जिस शर्करा से या जिस कार्बोहाइड्रेट से मदिरा या दारू बनाई जाती है वो होती है माल्टोज, ठीक है। लैक्टोज दुग्ध शर्करा, यानी कि दूध में जो मीठापन होता है वो लैक्टोज की वजह से होता है। अनाज में मीठापन माल्टोज की वजह से, और गन्ना तो मीठा होता ही है, सुक्रोज की वजह से होता है। इनका फार्मूला देखो मैंने बताया, 2 मोनोसैकराइड, यानी कि इसमें 6 अणु हैं कार्बन के, तो इसमें कितने होने चाहिए? 12 अणु, यानी कि इसका फार्मूला होगा C12H22O11, ठीक है। डाइसैकराइड्स यानी सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, तीनों का फार्मूला C12H22 और O11 होता है, ठीक है। जटिल कार्बोहाइड्रेट ये मीठे नहीं होते हैं, चलो इसको बारे में समझते हैं, ठीक है। ये मीठे नहीं होते हैं तो इनके एग्जाम्पल में आते हैं, इनको पॉलीसैकराइड भी कहा जाता है, इनको पॉलीसैकराइड भी कहा जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं स्टार्च, इसका एग्जाम्पल क्या है? स्टार्च, जिसको मंड भी कहते हैं। नंबर 2 इसका एग्जाम्पल है सेलुलोज। सेलुलोज से पौधों की यानी प्लांट सेल की, पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है। सेलुलोज ये समझ लो लकड़ी, ये समझ लो लकड़ी। और लास्ट वाला होता है नंबर 3, ये होता है ग्लाइकोजन। इसका नाम क्या है? ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन ये होता है असल में ग्लूकोज, या बहुत से जीवधारियों में ग्लाइकोजन ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ठीक है। हमारे शरीर में भी ग्लूकोज मतलब जब आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज का हम लोग कंज्यूम करते हैं तो ग्लाइकोजन के रूप में वो हमारे शरीर के कई अंगों में संचित रहता है। जब भी हमारे शरीर को एकदम ऊर्जा की नीड होती है और हमको भोजन नहीं मिल पाता है तो ये ग्लाइकोजन एंजाइम के माध्यम से ग्लूकोज में टूट जाता है और हमको पुनः ऊर्जा मिल जाती है। जैसे कि हम लोग एक बार थक कर बिना भोजन किए हुए भी तुरंत ऊर्जा को गेन करते हैं तो वो इस ग्लाइकोजन की वजह से ही प्राप्त होती है, ठीक है। ये समझा हमने है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इनको कोशिका के ईंधन के रूप में भी जाना जाता है। इनके दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इनका अनुपात 1:1 होता है। फिर इनके प्रकार पे आते हैं। कार्बोहाइड्रेट सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट में होते हैं। ये मीठे होते हैं और जल में विलेय होते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते हैं और जल में अल्प विलेय होते हैं। कार्बोहाइड्रेट सरल कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकराइड और डाइसैकराइड में बटे होते हैं। इनमें कार्बन के 6 अणु होते हैं, डाइसैकराइड में 12 अणु होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, फार्मूला है C6H12O6। डाइसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, मोनोसैकराइड में 2 मोनोसैकराइड में ग्लूकोज, माल्टोज और लैक्टोज होते हैं। अच्छा, इसकी ट्रिक याद कर लो, एक डाइसुमाले, ठीक है। ये इतना याद रखना, डाई का मतलब डाइसैकराइड, सु का मतलब सुक्रोज, मा का मतलब माल्टोज, ले का मतलब लैक्टोज। इसके अलावा देखो ग्लूकोज, फ्रैक्टोज हैं जो वो तो मोनोसैकराइड में है। इसके अलावा
स्टार्चमंड सेलुलोज, यानी कि ये दो अगर 3 याद कर लेते हो तो फिर तुमको बाकी पहचान में अपने आप आ जाएंगे। कन्फ्यूजन यहाँ हो जाती है सुक्रोज ग्लूकोज फ्रैक्टोज में। तो डाई सुमाले, ठीक है, डाई सैकराइड हैं सुक्रोज माल्टोज और लैक्टोज। इनका फार्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। और इन सभी का फार्मूला होता है CnH2n और ON, और इसके बाद में ऐसे नहीं, एन यहाँ नहीं लगा होता है, C6H12O6 और यहाँ N लगा होता है, यानी कि इसमें कार्बन के 12 से भी ज़्यादा अणु पाए जा सकते हैं, यहाँ पे लगा हो सकता है। ये सभी टूटकर ग्लूकोज में जाते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं दूसरे पोषक तत्व के बारे में। अब पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन, ठीक है, यह हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक पदार्थ होता है या पोषक तत्व होता है। प्रोटीन ये है अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ये किसके होते हैं? अमीनो अम्ल के बहुलक, ये होते हैं अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। और 20 अमीनो एसिड, इसमें 20 अमीनो अम्ल से एक प्रोटीन अणु का निर्माण होता है, ठीक है। 20 अमीनो अम्ल से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। चलिए, ये हमारे शरीर में किस लिए आवश्यक होते हैं इस बारे में समझते हैं। नंबर 1, ये वृद्धि में सहायक होते हैं। वृद्धि में सहायक होते हैं, यानी कि जितने भी अंगों का निर्माण होता है या अंगों की वृद्धि होती है वो प्रोटीन की वजह से ही होती है। हार्मोन्स और एंजाइम प्रोटीन से ही बने होते हैं। नंबर 3 बने होते हैं। अच्छा, प्रोटीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन जुड़ जाती है तो प्रोटीन बन जाता है, यानी कि प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन भी मिली होती है। हार्मोन्स और एंजाइम, ठीक है, इतनी बात। प्रोटीन के निर्माण में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिलने से बनता है। वृद्धि में सहायक होते हैं हार्मोन्स और एंजाइम, इसी से बनते हैं। नंबर 3, जनन द्रव्य यानी कि DNA, जीन, इसी से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। चलिए वसा के बारे में अब पढ़ते हैं। वसा, फैट, ठीक है। फैट के बारे में पढ़ते हैं। ये शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ के रूप में संचित रहते हैं, ठीक है। और यानी कि अत्यधिक वसा जो है तो मतलब नुकसानदायक होती है, लेकिन फिर भी ये लाभदायक होते हैं। भोजन में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ के रूप में संचित रहते हैं। इसके अलावा ताप नियंत्रण में सहायक होते हैं। ठीक है। और ये वसा 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जंतु वसा और वनस्पति वसा। जंतु वसा जो हमें जंतुओं से प्राप्त होती है, जैसे घी, पनीर, मक्खन, मांस, मछली और अंडे से। मांस, मछली और अंडा,
इन सबसे जो वसा प्राप्त होती है वो जंतु वसा होती है। ये वसा हाथों में लग जाती है जब घी, पनीर, मक्खन वगैरह को हम छूते हैं। वनस्पति वसा, वनस्पति वसा वह वसा होती है जो हमको पौधों से प्राप्त होती है, जैसे सरसों, नारियल, मूंगफली। सरसों, नारियल, तेल है सभी, ठीक। सरसों, नारियल, मूंगफली का तेल आदि, ठीक है। ये हो गया वसा। इसके बाद हम लोग समझेंगे जल एवं खनिज लवण के बारे में। चलिए अब समझते हैं जल एवं खनिज लवण के बारे में। जल यह हमारे शरीर का लगभग 70% भाग बनाता है, क्योंकि जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का सबसे मुख्य भाग जल होता है। जल लगभग क्या सभी जल सभी जैविक क्रियाओं में भाग लेता है। जैविक क्रियाओं में भाग लेता है, ठीक है। दूसरी बात, यह सार्वभौमिक यानी कि सब कुछ घोल लेने वाला, ठीक। सार्वभौमिक विलायक का मतलब होता है सब कुछ घोल लेने वाला। यह सार्वभौमिक विलायक, सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि शरीर में अधिकतम ऐसे पोषक तत्व या पदार्थ होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं खनिज लवण। खनिज लवण, मिनरल्स, ठीक है। खनिज लवण या मिनरल्स। खनिज लवण, मिनरल्स, इनकी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है। इनकी आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है। सूक्ष्म मात्रा में होती है। ये शरीर में उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। ये शरीर में उपापचयी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। ये शरीर में उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं और अंगों के निर्माण में सहायक होते हैं। और अंगों के निर्माण में सहायक होते हैं। अंगों के निर्माण में सहायक होते हैं, जैसे दांत व हड्डी के लिए, जैसे दांत व हड्डी के लिए, रक्त निर्माण, थायरॉक्सिन का निर्माण, ठीक है। दांत व हड्डी के निर्माण के लिए कैल्शियम व फास्फोरस, कैल्शियम व फास्फोरस। रक्त निर्माण के लिए आयरन यानी लौह तत्व की ज़रूरत पड़ती है। और थायरॉक्सिन में आयोडीन, थायरॉक्सिन निर्माण के लिए आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये समझा हमने खनिज लवण एवं जल के बारे में। अब हम समझेंगे विटामिन्स के बारे में समझेंगे। खनिज लवण की तरह जो है विटामिन्स की आवश्यकता भी सूक्ष्म मात्रा में होती है। इनकी आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है। इनकी आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है। विटामिन्स जो होते हैं हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। किसको? उपापचयी मेटाबॉलिज्म
उपापचय मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं, इसके अलावा शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन्स, इनकी आवश्यकता शरीर को सूक्ष्म मात्रा में होती है और ये उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं, शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। ये विटामिन्स हमें हरी सब्जी प्राप्ति कहाँ से होती है ये भी लिख लेते हैं। विटामिन्स की प्राप्ति हरी सब्जी, फलों से मुख्यतः प्राप्त होते हैं, ठीक है। हरी सब्जी फलों से मुख्यतः ये प्राप्त होते हैं। अच्छा, ये विटामिन को उसमें जल की घुलनशीलता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं जल में विलेय और दूसरे होते हैं जल में अविलेय। जल में अविलेय, जो जल में विलेय होते हैं वो वसा में विलेय होते जाते हैं। वसा में यानी जो जल में नहीं घुलेंगे वो वसा में घुल जाएंगे। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, और जल में अविलेय विटामिन होते हैं विटामिन ए, डी, ई और के, ठीक। जल में अविलेय ए, डी, ई के, या कह लेते हैं इनको वसा में विलेय, ये वसा में घुल जाया करते हैं, ठीक है। विटामिन बी को ऐसे याद कर लेंगे WBC, ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन WBC, और जल में अविलेय या वसा में एडेक, क्या लिख लेंगे इसको, एडेक, बस इतना सा पढ़ लेंगे। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के वसा में घुलनशील होते हैं और जल में अघुलनशील होते हैं, ठीक है। ये अभी चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट हमने पढ़ा है और काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इसमें पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, अभी इसके अलावा भी चैप्टर में काफ़ी पौधों में उत्सर्जन, अवशोषण, ये सभी क्रियाएं हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। सो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सभी को नमस्ते।